हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 4 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई है आईएएस प्रीलिम्स की, उसका ये पहला पेपर है, जीएस फर्स्ट पेपर। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सिर्फ इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको ही डिस्कस करेंगे। इसमें अभी आंसर्स को डिस्कस नहीं करेंगे। आंसर्स के लिए जो अगली जो इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे, जब इसकी एक साफ़ सुथरी एकदम पीडीएफ मिल जाएगी मुझे, उसमें मैं इसके आंसर्स को डिस्कस करूँगा। ये जो पीडीएफ है, ये अभी मेरे एक मित्र जो एग्ज़ाम देने गया है उससे मैंने इसको लिया है, और उसने इस परीक्षा हाल के बाहर से ही इसको मतलब मुझे सेंड किया है। तो थोड़ी सी ये ब्लर है थोड़ी सी, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, तब मैं इस क्वेश्चन पेपर पे पूरी एनालिसिस के साथ पूरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इसके आंसर्स होंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तब तक मैं ये इसलिए दिखाई दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को ये पता चल जाए कि ये किस लेवल का पेपर है। ठीक है, और वो वीडियो देखने से पहले आप इसको देखेंगे तो आपका एक माइंड सेट भी बन जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में भी आएगा, अगर आप लोग अभी इसको पहले देख लेते हैं। ये मैं इसीलिए इसको बना रहा हूँ। और इसके बाद ये जब ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद ही मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी अपनी तरफ से एनालिसिस करके उसको मैं बताऊंगा। क्योंकि लोग पहले से ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे देते हैं, जबकि उसके बारे में पता ही नहीं होता कि किस तरीके से आंसर की आई है या किस तरीके से लोगों का पेपर हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जब आप वो वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल पर रुकिए, नहीं तो फिर आपको जो भी सही लगे। ठीक है, तो आज सिर्फ इसमें हम लोग ये क्वेश्चन 1 से 100 तक पूरे हैं। जो फ्रेंड है उसने इसको भेजा है, तो क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं थोड़े से, लेकिन है पूरे 100 के 100। तो इसको डिस्कस करते हैं। और चलिए, ये सीरीज जो है, ये सीरीज है सी। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आंसर आता भी होगा तो भी उसको डिस्कस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी वीडियो बनने वाली है। तो इसको जल्दी से करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये 29वें का क्वेश्चन है। 31वां देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास, कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, सरकार द्वारा शीतगार सुविधाओं को स्थापित करना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं, खेती में बायोचर का क्या उपयोग है? बायोचर ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जब बायोचर वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो वह नाइट्रोजन यौगिकी कारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। थर्ड है, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जलधारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है? यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है, या उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है? तीसरा है, उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जिसका जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी संभव है। पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। महासागर औसत तापमान, ओशियन मीन टेम्परेचर, OMT, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म सब कहीं यूज किया गया। OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? OMT को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। दूसरा है, OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट। भारत में उपर्युक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं? इसमें देखते हैं मेजर मिनरल्स कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। अमोनिया जो यूरिया बनाने के काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन सादा कारखानों का उपोत्पाद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देख लेते हैं। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह 2 जिलों में विस्तृत है। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थल है, दूसरी तरफ वर्तमान राज्य। भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया है। CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है। 6 क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगित के उत्तर में या नुब्रा घाटी के उत्तर में? ये क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिए कि देख लीजिए क्या इसका स्तर रहा है, क्वेश्चंस का स्तर क्या रहा है इस पेपर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्ष उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्ष के अंदर का तापमान आसमान के आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधों की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। यह एक आनुवंशिकता रूपांतरित फसली पौधा है। ऐसा पौधा आक्रामक होता है और परितंत्र के लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म से के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कृषि में शून्य जुताई मतलब जीरो टिलेज के क्या लाभ हैं? पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। इसमें भी कूट से उत्तर को चुनना है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? क्रांतिक बाघ मतलब क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? कार्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम या सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? इनमें से कौन सा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज, कुलथी, सड़ा आलू या चुकंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों की जा सकती है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। ठीक है। सभी मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन कथन और कारण वाले हैं। कथन मतलब चुनने वाले हैं। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। कठोर पाला मतलब सर्दी में पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है। इसमें चाय ही आंसर होगा जहाँ तक, लेकिन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? ठीक है। पहला है प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति। किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास, या पृथ्वी ग्रह पर स्थित किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदत्त कार्बन पदचिह्न।
क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। सौर पंप सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनीय मतलब कि समरसेबल पंपों के लिए नहीं। ठीक है। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। इसमें भी उपर्युक्त कथनों से उत्तर को चुनना है, कौन से कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब बड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री बड़ी बचत होती है। जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। और इसके अलावा एक गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, परित्यागी या भ्रमणकारी, श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। इसमें भी सही कथन चुनने हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इसमें भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथियों के अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। तीसरा है, सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। चौथा है, भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। फसल विविध रूपण, सिम आधिक्य, टेंशियोमीटर का प्रयोग या ऊर्ध्वाधर कृषि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। नागर होले राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोडना राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र या वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें कृषि और अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित बहुत लगभग हमें लगता है कि 40% क्वेश्चन पूछे गए होंगे सिर्फ इन्हीं चीज़ों से। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रांगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रेचिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट क्या है। पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप या उभयचर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या मानस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भारतीय अनुरूप मृग मतलब कि बारहसिंगा की उस उपजाति को जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बच्ची है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है बारहसिंगा के लिए। ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मृदुबलाई वन्यजीव अभ्यारण्य या ताल छप्पर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल्स, उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी या पोर्टलैंड सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए उप सामग्री हो सकता है। आधा सड़क निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देखते जाइए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं कर सकता रखा जा सकता है। राज्य निजी निगमों के आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं, नहीं 93 को देख लेते हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड्स के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। एमपी लैड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियां जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। एमपी लैड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेणित नहीं किया जा सकता। कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। ठीक है। इसके बाद है 92 देख लेते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में, मतलब राज्यसभा और लोकसभा किन क्षेत्र में समान है। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में या कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या समता का अधिकार। 95 में भारत के न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है।
संविधान के उद्देश्य द्वारा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा, सातवीं अनुसूची द्वारा या परंपरागत व्यवहार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 है, क्वेश्चन नंबर 76 है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देशेर कथा, इस पुस्तक के औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी है। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया है। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया। यहाँ पे किताब से संबंधित क्वेश्चन है, इधर भी इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। इसमें है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? गोपाल बाबा लंगकर, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी या भीमराव रामजी अम्बेडकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्ल्याबाप तथा द्रोणबाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण या धार्मिक अनुष्ठान। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। इसमें गांधी इरविन समझौते से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना था, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था? उसने ये लिखा था, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये किसने कहा था? ठीक है, किसने अपने अभिलेख में के माध्यम से परामर्श दिया था अपनी जनता को? क्वेश्चन नंबर 61, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परामिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिसकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, या आध्यात्मिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। क्वेश्चन नंबर 61 था ये। और 64 को देख लेते हैं। इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इसमें है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? ठीक है, किस लिए की थी? इसके ऑप्शंस हैं, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था, वह भारत के प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था, वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। इसके बाद 62 में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, सहमत की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 65 में है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1857 के विद्रोह का, 1921 के मापिला विद्रोह का, 1859-60 के नील विद्रोह का, या 1899 या 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? मतलब पतन किसकी वजह से हुआ? नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, या उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्पमित्र संघ से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो इसको बाद ही में मैच करेंगे, तो इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, डिस्कस बाद में करेंगे इसको। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है, यह ऐसा निवेश है जिससे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है, यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। 44 को देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया ऋण राशि, राजकोषीय बिल, ठीक है, ट्रेजरी बिल मतलब कि, ठीक है, तो ये 44 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 में है, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है,
भारत के लोहे व इस्पात रासायनों उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल में के वर्षों में कमी आई है। भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन था। और इसके बाद 45 देख लेते हैं। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं? कुछ इसके ऑप्शंस हैं। कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का। कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ अन्य घरेलू आपूर्ति का। कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा। चौथा है कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। व्यापार संबंधित निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाला आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निर्दिष्ट होते हैं। ये वस्तुएं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार में संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? कच्चे तेल की, बहुमूल्य धातु की, दुर्लभ मृदा तत्वों की या यूरेनियम की? ठीक है, नेक्स्ट है 46 ट्रिम्स, ये तो हो चुका है। इसके बाद देख लेते हैं 33 को। हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक कौन सी नीतियां भारत के चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना या उपभोक्ता सहायिका? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? देख लीजिए इसको। अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूजीलैंड, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया। G20 के देशों में कौन से हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? इसको देख लेते हैं। फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु, कार्यशील पूंजी के लिए, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए या परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना था इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि CPI करता है। तीसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। ठीक है, 39 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर प्रापण खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश UT में असीमित होता है। दूसरा है, अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। उपयुक्त कथनों में से इसमें आंसर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 40वां देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक पत्र अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालिक प्रमाण पत्र है। शीघ्रावधि द्रव्य अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किया जाने वाला ब्याज रहित अल्पकालिक बॉन्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। नदी है उसमें कहाँ जाकर गिरती हैं? ठीक है, मेकोंग अंडमान सागर, थेम्स आयरिश सागर, बोल्गा कैस्पियन सागर और जम्बेजी हिंद महासागर। कौन सा सही है? कौन कौन से इसमें जो युग्म है वो सही है, उनको यहाँ पे चुनना है। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किनके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना। क्वेश्चन नंबर 58 है। निम्नलिखित में से कौन से कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉलीथ्यूरेनियम पॉलीयूरीथेन से निर्मित उत्पादों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 57 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समान अंतर के बारे में सही है? पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। पादप कोशिकाओं में प्लेज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में ये होती हैं।
परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसदानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी रसदानियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है? पहला है अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर ना रहना। दूसरा है कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। तीसरा है पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से 1 लाख की नगद राशि निकालते तो अर्थव्यवस्था के तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की कमी आएगी। मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की वृद्धि होगी। मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी। मुद्रा की समय पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 71। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। इसमें से उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही सुमेलित है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थीं। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 74। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना। उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है? वही मैं सोच रहा था कि कालानुक्रम पे इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंगिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ठीक है, यहाँ पे धार्मिक इतिहास के संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन था। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ये निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों के प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? हुंडी क्या है? ठीक है, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया जाने वाला परामर्श, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, विनिमय पत्र या सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। हुंडी के विषय में यहाँ पे पूछा गया। नेक्स्ट है 67। मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? इन विट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग, शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवांशिक रूपांतरण, स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास या संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध। क्वेश्चन नंबर 69 है। दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? VLC 375 से 780 nm वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है। VLC की दीर्घ प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। VLC में विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण नहीं होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 60 है। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। ठीक है, वर्तमान स्थिति के बारे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? ये क्वेश्चन था इसमें। क्वेश्चन नंबर 70 है। ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। ठीक है, ये हो गया संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, ये क्वेश्चन था इसका। क्वेश्चन नंबर 84 है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई, मतलब समानता क्या है? यह निम्नलिखित में से कौन सी है? यह
एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य वित्तीय समाज है, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति या आर्थिक नियतिवाद। कौन सी इसमें मार्क्सवाद और गांधीवाद में समानता है? क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण है, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण है, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण है, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण है। 82 है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की आदर्श की घोषणा करता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका या 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप को परिभाषित करता है। दूसरा है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन अधिकारों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। ये क्वेश्चन नंबर 83 था। 86 को देख लेते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। भारत का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि अन्य कोई भाग है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, अब 8-10 क्वेश्चन सिर्फ बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। इसका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स जैव निम्नीकरणीय होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 53। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक संभावित त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किससे संदर्भित करता है? वायेजर 2, न्यू हाराइजन्स, लीजा पाथफाइंडर या इवोल्ड लीजा। ठीक है, ये स्पेस से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं का एक शुक्र के भ्रूण से अंतर्वेशित किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 54। 52 को देख लेते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों पर निरीक्षण करना, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। इसमें आगे है, तकनीक के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? इन तीनों में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? यह वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तनिका शोध और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जरता संबंधी अभिक्रियाएं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें बृहद आर्थिक रूपरेखा विश्लेषण या द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में भी सम्मिलित रहता है। या पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110(1) के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं। भारत के विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण, ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी सदस्य को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है इसमें। क्वेश्चन है 97। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है? उद्देशिका, राजनीति के निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 100 देख ले, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संगठन है, इधर इधर है, दूसरी तरफ उसके विषय है। आल्मा आटा घोषणा, हेग समझौता, तलानुआ संवाद, अंडर टू गठबंधन। और इसके विषय है लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल, जैविक एवं रासायनिक शस्त्र, वैश्विक जलवायु परिवर्तन या बाल अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन इधर उधर है लेकिन टोटल पूरे 100 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 86 87 देख लेते हैं। स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्धारित करता है विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था, केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, या IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। दूसरा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्हत हो जाता है, भले ही वह कारागार से मुक्त हो चुका हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष के संसद के 3 सत्रों को प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तीसरा है 1 वर्ष के में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, इनके क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। तो ये सिर्फ इसलिए था कि आपको जानकारी मिल जाए कि क्वेश्चन पेपर किस लेवल का था। ठीक है, इसके बाद जब इसकी आंसर की आ जाएगी तब इसके फाइनल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, और जब इसकी फाइनल आंसर की आ जाएगी तो इसकी इसी पेपर की एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें इसके आंसर्स होंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा कि कौन चीज़ कहाँ से आई है। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।